देखिए, मैं सुबह से डिबेट सुन रहा हूँ इस विषय पर। और मैंने अनिल सिन्हा को भी और सुनील शुक्ल जी को भी सुना नीलू व्यास जी की डिबेट में इसी विषय पर। और मैं आशुतोष के साथ था डिबेट में दोपहर में। मैं आशुतोष जी के साथ था तो वो एक हड़बड़ी में जो बातचीत हुई थी तत्काल बाद, वो जो इसको कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वाली, उसके उसमें मैंने कुछ कई चीजें कही हैं। वो हो सकता है कि मैं शायद उत्तेजना में भी कुछ चीजें कहा हो, मैंने तथ्यात्मक चीजों को मैंने ध्यान नहीं दिया हो। तो दिन में मैंने काफी अध्ययन किया चीजों का, और मैं फिर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा। वो मैं आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि काफी लोग आपकी डिबेट को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इस पूरी कंट्रोवर्सी पर रखना चाहता हूँ। ये एक बड़ा सोचा समझा और नियोजित तरीके से एग्जीक्यूट किया गया प्लान है। इसके पीछे की मूल भावना क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमको। तीन चीजें मैं उसमें बताना चाहता हूँ। बाकी फिर अगली, या एक चीज दो चीज बता देता हूँ, फिर अगली बार जब बातचीत होगी तब करूंगा। वो ये है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, एक तो मुद्दा ये है। ये सारी चीजें संविधान को लेकर हैं जो भी है। और मैं अपनी बात की शुरुआत इसलिए इससे करता हूं कि अगर राष्ट्रपति का जो निमंत्रण पत्र है डिनर का, वो अगर हिंदी में होता तो उसमें क्या लिखा होता। मतलब एक सिंपल सी बात है कि हम अभी वो जो ट्वीट पर चला कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, पर अगर भारतीय मेहमानों के लिए अगर वो निमंत्रण होता तो हम उसको, वो क्या होता, वो यही होता कि भारत की राष्ट्रपति। वो ये नहीं होता कि इंडिया की राष्ट्रपति। हमारी नजर इस बात पर गई है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इस पर हमारी नजर गई है। अगर वो हिंदी में होता कि भारत की राष्ट्रपति आपको आमंत्रित करती हैं इस भोज के लिए, मैं उस पर बाद में आऊंगा। ये पूरा मामला दो तीन चीजों से जुड़ा हुआ है। एक तो जो हमारी उद्देशिका है या प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक संविधान के संशोधन का है कि उसमें किया जा सकता है कि नहीं। और जो हम जो डरे हुए हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, या नरेंद्र मोदी जी से जो डरे हुए हैं, ये तीन चीजें मोटे तौर पर है। पहली चीज ये है अमरीश जी, कि आपातकाल के दौरान ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान में 22वां संशोधन विधेयक लाया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। और उसमें उसके प्रियम्बल को चेंज किया, उद्देशिका को चेंज किया गया था। उसके 40 क्लॉजेस को चेंज किया गया था। उसके 7th शेड्यूल जोड़ा गया था, और 14 एडिशनल आर्टिकल्स जोड़े गए थे। हमको ये चीज थोड़ा सा इसमें काम आएगा। उसमें जोड़ा गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच में जोड़ा गया, और राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया।
वो जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं तब आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रियम्बल है। मैंने अभी ये पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान बार बार देखा गूगल पर जाकर कि हिंदी में उद्देशिका क्या है। हिंदी में उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके समस्त नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं। जो हिंदी का प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसमें भारत शब्द है। इन्होंने क्या किया है, अगर किया है तो हमको अभी पता नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था कि क्या अंग्रेजी के प्रियम्बल में भी कुछ चेंज किया है क्या। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. इन्होंने अगर प्रियम्बल से इंडिया को हटा दिया है तो, और उसकी जगह भारत का इस्तेमाल कर दिया है, तो भारत का इस्तेमाल तो ऑलरेडी हो रहा है उसमें। इन्होंने इंडिया को हटा दिया है, हम ये मान के चल रहे हैं। देखिए, पूरी बहस को थोड़ा सा मतलब मैं एक अलग मुद्दे पर ले जा रहा हूं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने 1949 में 4 दिन की बैठक चर्चा के बाद, देखिए 18 सितंबर बहुत महत्वपूर्ण है और अभी भी महत्वपूर्ण है। ये 18 से स्पेशल सेशन हो रहा है और इसमें 18 सितंबर 1949 बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं बात कह रहा हूं, 18 सितंबर 1949 को आर्टिकल 1 में जोड़ा, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of India, shall be a union of India। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडिया दैट इज भारत। 18 सितंबर 1949 को। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, आगे की डिबेट्स के लिए भी है और तमाम चीजों के लिए है। आपके पास टाइम है, मैं बोल सकता हूं अमरीश जी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था अमरीश जी, वो 15 मार्च 1971 से 18 मार्च 1976 था, लेकिन आपातकाल में उसको 18 मार्च 77 तक बढ़ा दिया गया था और फिर 18 मार्च 78 तक के लिए बढ़ा दिया, 2 बार बढ़ा दिया, 2 बार के लिए बढ़ा दिया गया। ये बात अलग है कि 5 साल 10 महीने और 6 दिन के बाद पार्लियामेंट को, संसद को डिसॉल्व करके नए चुनाव करवा ऑर्डर कर दिएगा। ये जो तीनों बातें हैं, उनसे क्या निकलता है? वो ये निकलता है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हाँ, हमें लगता है कि आ गए दोबारा, नेट की प्रॉब्लम रही होगी। जी, म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी कट गए लग रहा है। श्रवण जी काफी बढ़िया जानकारी दे रहे थे। मैं सुनील जी तब तक आपके पास आता हूँ,
अगर जुड़ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपसे ये जो अभी बात कही उन्होंने लोग जी, हमें लगता है कि फिर से जुड़ गए हैं। श्रवण जी कुछ सेकंड का और अगर इंतजार कर लेते हैं। हाँ तो जी कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, प्रिएम्बल में भी किया जा सकता है, लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें पूर्व परंपरा भी है और संवैधानिक व्यवस्था भी है। क्या चीज नहीं है? दो चीजें नहीं है। एक तो यह है कि अभी कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है कि आप स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करें संविधान संशोधन के लिए या और चीज। 1949 की तरह कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है कि आप प्रिएम्बल में फिर से चेंज कर दें या आर्टिकल 1 में फिर से चेंज कर दें, और न पार्लियामेंट सेशन में है। मैंने आपको कहा कि 18 सितंबर का दिन महत्वपूर्ण है और 1949 का ये जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है ये 18 सितंबर से हो रहा है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा हूं हिंदू राष्ट्र और तमाम चीजों में, मैं केवल एक ही चीज में पढ़ रहा हूं, वो ये कि ये जो हुकूमत है ये इस समय चुनाव के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा ये कि चुनाव हुए तो ये हार जाएगी, इसको समय चाहिए। समय दो चीजों के लिए चाहिए अमरीश जी, या तो देश को एक लंबे समय के लिए आपातकाल की भट्टी में झोंक दिया जाए और फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको मैं बताऊं कि जो 42nd अमेंडमेंट है वो अगर हम लोग पढ़ें, मैंने पढ़ा आज दिन में बैठ के, डाउनलोड भी किया, तो आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो गए थे और जुडिशरी पर भी बहुत सारे उन्होंने के लिए भी बहुत सारी चीजें लागू कर दी थी। चूंकि अभी टाइम नहीं है इन सब चीजों पर बहस का, तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि सरकार को टाइम चाहिए और वो सरकार कोई ये इंप्रेशन नहीं देना चाहती है कि वो शायद कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल उपायों से इन तमाम चीजों को कर रही है। तो जो चीजें हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें एक मैंने सुझाव भी, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जो डिबेट में है अभी, कि महिला आरक्षण विधेयक है, उसको अगर लागू करना होगा तो देश में 888 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, 543 को का परिसीमन करके 888 बनेंगी, वोटर्स लिस्ट नए सिरे से बनेंगी और महिलाओं के लिए 280 के करीब नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी। उसकी पूरी प्रक्रिया मैंने उस आर्टिकल में, जो मैंने सुनी समझी बातचीत में, वो लिखी है। विधानसभाओं के चुनाव हो सकता है यथावत हों जैसे चल रहे हैं, क्योंकि उसमें अगर कोई व्यवधान हुआ तो बड़ा अनरेस्ट हो जाएगा। मोदी जी की रुचि भी लोकसभा में ही है। हो सकता है कि अगर उनको वक्त मिल जाए 2 साल का, 3 साल का, 2.5 साल का, 1 साल का, डर है कि देश में समूची व्यवस्था भी बदली जा सकती है और जो संसदीय प्रणाली है वो बदल के किसी और प्रणाली में, अमेरिकी प्रणाली में या किसी और प्रयोग में हम जा सकते हैं। जो मैंने सुबह से शाम तक जो मैंने चीजें समझने की कोशिश की, आशुतोष से जो बात हुई
उसमें मैंने कई चीजें कही, तो थोड़ा मैं भी उसमें था जोश में, तो मैंने कई चीजें कही, फिर बाद में जो पढ़कर मुझे समझ में आया तो मैंने काफी अभी किया है। हो सकता है कि मैं और अगली किसी डिबेट तक अपने आप में और संशोधन करूं, कुछ नया पढ़ने को आए तो कोई नई चीज मुझे पता चले। जितना मैं समझा हूं वो कुल जी मिलाकर ये है कि ये 18 से 22 सितंबर का जो सेशन है ये देश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 18 को ही इसमें काफी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आखिरी बात ये कि सोनिया जी के यहाँ कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक है, फिर इंडिया विपक्षी दलों की बैठक है, पार्लियामेंट के विपक्षी दलों की। हम बयान तो देख ही रहे हैं सब लोगों के क्या आ रहे हैं। वो जो खतरा है पूरा का पूरा, ये भारत और इंडिया का नहीं है मामला, ये नाम बदलने का भी नहीं है, ये भारत माता की जय का भी नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना का भी नहीं है। ये एक अधिनायकवादी हुकूमत देश में स्थापित करने की दिशा में प्रयास है, दिखता है। उसको कैसे रोका जाएगा विपक्षी दलों द्वारा, इस बड़ी चुनौती का, जो कि शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आज एक रिपोर्ट छपी है जो जी चेन्नई से निकलता है, उसमें ये छपा है कि रामनाथ कोविंद ने जून में अपना काम शुरू कर दिया था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और उसमें नाम बताए गए हैं उस रिपोर्ट में कि वो तब से अब तक किन किन लोगों से उनकी मुलाकातें हो चुकी है। मोस्टली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के गवर्नर्स हैं और बीजेपी से संबंधित लोग हैं। बहुत सारा काम सरकार के लोग बड़ी गंभीरता से, बारीकी से, बुद्धिमानी से कर रहे हैं। एक बड़ा वॉर रूम जैसा काम चल रहा है। मुझे मतलब अभी हम लोगों को या देश को जानकारी मिलना बाकी है कि विपक्ष या विपक्षी अलायंस क्या कर रहा है, जो सरकार इतनी तेजी से चीजों को योजना पूर्वक सारे काम कर रही है। वो जानकारी अभी मिलना बाकी है। हो सकता है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वो जानकारी भी मिले। बहस का नजरिया इन चीजों को लेकर मेरा ऐसा मानना है, सुझाव है कि बदलना चाहिए, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, सरकार उस पर रिएक्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए ये कुछ अलग किस्म की चीज चल रही है जिसका संबंध देश के लोकतंत्र से है, भविष्य से है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने ट्वीट में कहा है, ये पार्लियामेंट के सेशन को लेकर, उसके गुप्त एजेंडे को लेकर, जो कि एजेंडा अभी तक बाहर नहीं आया है, कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। तो अमरीश जी, अभी तो इतना ही।